नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने के पूर्व आपसे मेरा निवेदन है, अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई नई जो वीडियोस आती हैं उनका भी आपको पता चलता रहे। तो फिलहाल आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं इल्तुतमिश के शासनकाल पे कि इल्तुतमिश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यद्यपि ऐबक ने उसकी नींव डाली थी, लेकिन ऐबक के पास इतना समय नहीं था और अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने ही साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया और साथ ही साथ उसी ने प्रशासनिक संस्थाओं का विकास किया। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऐबक की मृत्यु के उपरांत 1210 ईस्वी में आराम शाह को शासक बनाया गया। आराम शाह की अयोग्यता से अप्रसन्न होकर के दिल्ली के तुर्की सरदारों ने बदायूं के गवर्नर और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रण दिया। ये शमशी वंश का था। तो आराम शाह एवं इल्तुतमिश के बीच में थोड़ा प्रारंभिक संघर्ष हुआ। आराम शाह और इल्तुतमिश की सेनाओं के बीच में जूद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। आराम शाह इस युद्ध में पराजित हुआ 1211 ईस्वी में और उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत इल्तुतमिश का राज्यारोहण हुआ और उसने 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश जब गद्दी पर आया तो गद्दी पर आने के बाद उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं राज्यारोहण के समय, और ये कठिनाइयाँ दोनों ही प्रकार की थीं। ये कठिनाइयाँ आंतरिक भी थीं और ये कठिनाइयाँ बाह्य कठिनाइयाँ भी थीं और इल्तुतमिश को इनका सामना करना पड़ा। अब इनमें तुर्की सरदारों की समस्या थी, यल्दौज की समस्या थी, साथ ही साथ कुबाचा की समस्या थी, बिहार और बंगाल में अली मर्दान खां की समस्या थी, राजपूतों की समस्या थी, जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर इत्यादि स्वतंत्र हो गए थे और उनको फिर से सल्तनत में मिलाना था। मंगोल आक्रमणों का भय व्याप्त था सल्तनत में और इन सब से बढ़ के साम्राज्य के अस्थायित्व की समस्या थी। तो इस तरह से इल्तुतमिश के सामने बहुत सारी समस्याएं थीं। राज्यारोहण के पश्चात लखनौती में अली मर्दान सुल्तान बन बैठा था और वो शहंशाह की भांति व्यवहार करने लगा था। इसी तरह से कुबाचा ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य को बढ़ाकर उसने उसमें बटिंदा, कोहराम, सुरसती इत्यादि को मिला लिया। आराम शाह की मृत्यु का लाभ उठा करके उसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। इसी तरह से राजपूत राजाओं ने कर देना बंद कर दिया और सल्तनत की प्रभुसत्ता स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जालौर के छोटे चौहान राज्य ने, जिसे ऐबक ने अधीन कर लिया था, वो भी दिल्ली की संप्रभुता स्वीकार करने से कतरा रहा था। इसी तरह से रणथंभौर ने भी अधीनता को अस्वीकार कर दिया। फिर यल्दौज से भी लोहा लेना था, जिसने कि इल्तुतमिश को अपना अधीनस्थ बनाने के उद्देश्य थे उसके पास एक छत्र और राजसी दंड भेजा था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश को जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था वो एक सैनिक जागीर की भांति था और इसे स्थायित्व प्रदान करना था, क्योंकि इसमें स्थायित्व का अभाव था और केवल सैनिक शक्ति के आधार पर ही इसे कायम रखा जा सकता था। मित्रों, अध्ययन की सुविधा
हेतु इल्तुतमिश के शासनकाल को मोटे तौर पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आप कह सकते हैं 1210 से 1220 ईस्वी तक, जब वह मुख्यतः अपने विरोधियों का दमन करने में व्यस्त रहा। दूसरा 1221 से 1227 ईस्वी तक। इस काल में उसने चंगेज खां के आक्रमण के भय से उत्पन्न खतरे का सामना किया। और तीसरा काल हम कह सकते हैं 1228 से 1236 ईस्वी तक, जब वह अपनी वैयक्तिक और वंशीय राजसत्ता के संगठन में व्यस्त रहा। तो इस तरह से 3 कालों की चर्चा हम करेंगे उसके उपलब्धियों के संदर्भ में। मित्रों, विभिन्न कालों में इल्तुतमिश की उपलब्धियां जो हैं उनकी बात हम करेंगे, उनकी चर्चा हम करेंगे कि किस तरह से उसने अपने राज्य को निष्कंटक बनाया। तो आइए हम सबसे पहले प्रथम काल की बात करते हैं। इस काल में इल्तुतमिश को जिन महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदियों से निपटना पड़ा, या ये कह लीजिए कि जिन महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा, वो यल्दौज और कुबाचा थे। ख्वारिज्म या कह लीजिए ख्वारिज्म के लोगों ने जब यल्दौज को गजनी से भगाया तो यल्दौज ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में उसे शिकस्त दी और यल्दौज को दिल्ली ला करके मौत के घाट उतारा गया। तो गजनी के शासक यल्दौज को पराजित करना जो है इल्तुतमिश की पहली उपलब्धि थी। इल्तुतमिश ने यल्दौज के विरुद्ध पहले कूटनीति अपनाई, बाद में युद्ध नीति अपनाई। यल्दौज के सैनिकों ने लाहौर एवं पंजाब पर अधिकार कर लिया था, किंतु इल्तुतमिश ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी शक्ति सुदृढ़ करने में लगा रहा और 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शाह से पराजित होकर यल्दौज लाहौर भाग आया और थानेश्वर तक अपना अधिकार कर लिया। और अब यल्दौज ने अपनी दृष्टि दिल्ली पर गड़ाई। 1216-17 ईस्वी में इल्तुतमिश एवं यल्दौज के बीच तराइन का युद्ध हुआ और यल्दौज इसमें पराजित हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। इससे इल्तुतमिश का एक प्रबल प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया और दिल्ली का गजनी से सदैव के लिए संबंध विच्छेद भी हो गया। तो प्रोफेसर के निजामी के अनुसार यह इल्तुतमिश के लिए दोहरी विजय थी। दोहरी विजय क्यों थी? क्योंकि उसकी सत्ता को ललकारने वाला जो सबसे भयंकर शत्रु था उसका विनाश हो गया और गजनी से उसका संबंध विच्छेद हो गया। परिणाम स्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। प्रोफेसर ABM हबीबुल्ला लिखते हैं कि इस विजय ने ऐबक का कार्य पूरा कर दिया। दिल्ली की स्वतंत्रता और मध्य एशियाई शक्ति नीति, या जिसे हम पावर पॉलिटिक्स कहते हैं, से उसकी मुक्ति के अंतिम अवरोध का निराकरण कर दिया। यदि सिद्धांततः नहीं तो तथ्यतः दिल्ली एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य हो गया। तो इल्तुतमिश के क्रोध को कुबाचा ने, जो कि लाहौर और पंजाब के अन्य भागों का शासक था, भड़काया। तो इल्तुतमिश ने उसे भी शिकस्त दी और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को वहाँ का शासक नियुक्त किया। मित्रों, कुबाचा की बात अगर हम करें तो कुबाचा ऐबक के कार्यकाल में शांत था, लेकिन उसने ऐबक की मृत्यु के उपरांत अनेक विजय की। कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश ने अभियान किया और उच्च प्रदेश पर उसने अपना अधिकार कर लिया। कुबाचा वहाँ से भाग गया। उसने इल्तुतमिश से संधि करनी चाहिए, किंतु इल्तुतमिश ने उससे पूर्ण रूपेण आत्मसमर्पण कराना चाहता था। अतः उसके समर्पण की बात को न मानकर कुबाचा ने नहीं माना, अगर मतलब इल्तुतमिश ने। इससे कुबाचा बहुत डर गया और 1228 ईस्वी में नदी में कूद करके उसने आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं में वृद्धि की। तो
दो जो उसके प्रबल शत्रु थे उनको उसने समाप्त किया। द्वितीय काल की बात हम करें जो 1221 ईस्वी से 1227 ईस्वी तक, तो चंगेज खां ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंग बर्मी को का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा था। और अब इल्तुतमिश को मंगोलों और जलालुद्दीन दोनों की समस्या खड़ी हो गई। चंगेज खान ने इल्तुतमिश को मंगबरनी की सहायता न करने के लिए दूत भिजवाए और इल्तुतमिश भी मंगोलों की शक्ति को भली भांति जानता था। उसने न तो मंगबरनी की कोई सहायता या संरक्षण कोई सहायता नहीं की, न तो उसे संरक्षण दिया, और न ही जब चंगेज खां जब तक जीवित रहा इल्तुतमिश ने सिंधु घाटी में सत्ता प्रसार का प्रयास ही किया। और तो इधर मंगबरनी जो था उसने भी शायद इल्तुतमिश की शक्ति का आकलन कर लिया था और इल्तुतमिश से युद्ध न कर वो कुबाचा के पीछे ही लगा रहा। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने मंगोलों के भय से छुटकारा प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, इसी तरह से तृतीय काल की हम बात करें तो तृतीय काल में इल्तुतमिश की जो प्रारंभिक व्यस्तता का लाभ उठाते हुए बंगाल के नए शासक ने बंगाल और बिहार में अपनी सत्ता का प्रसार किया तथा जाजनगर, तिरहुत, बंग और कामरूप के राज्यों से खराज वसूलना प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने बंगाल के शासक को दंड देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने अपने आप को एक तरह से वो स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार कर रहा था। तो अली मर्दान खां से असंतुष्ट जनता ने उसका कत्ल कर दिया एवं हुसामुद्दीन या गयासुद्दीन को वहाँ का शासक बनाया। गयासुद्दीन ने बिहार, जाजनगर, कामरूप, तिरहुत आदि क्षेत्रों से भी कर वसूल किया। तो इल्तुतमिश ने लखनौती की ओर प्रस्थान किया। गयासुद्दीन ने बिना किसी युद्ध के लखनौती छोड़ दिया और वो स्वयं कहीं छुप गया। तो इस प्रकार बंगाल पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया और उसने मलिक जानी को वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया। किंतु कुछ समय बाद गयासुद्दीन द्वारा मलिक जानी को भगा दिया गया और इल्तुतमिश ने इस समस्या को नासिरुद्दीन के ऊपर छोड़ दिया, अपने पुत्र नासिरुद्दीन के ऊपर छोड़ दिया। गयासुद्दीन जिस समय अपनी पूर्वी सीमाओं में व्यस्त था, तो उस समय नासिरुद्दीन ने जो है वो 1227 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बल्का खिलजी ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। 1229 में इल्तुतमिश ने स्वयं अभियान कर बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो 1229 से लेकर 1236 तक लगातार बंगाल पर दिल्ली का अधिकार रहा। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बिहार पर भी अधिकार किया एवं दोनों को दो सूबों के रूप में बांट दिया, जो उसके शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहे। तो इस तरह से बंगाल के ऊपर जो है अधिकार कर लिया गया। इसी तरह से सन 1226 ईस्वी में रणथंभौर और 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मंडौर की भी विजय प्राप्त की। फिर 1228 में जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके, कुबाचा के विरुद्ध अभियान करके उसको पराजित किया। और तो इस तरह से उसने जो है दिल्ली सल्तनत की सत्ता को काफ़ी विस्तृत कर दिया और देवल और सिंध के जो शासक थे उन्होंने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1229 में इल्तुतमिश ने खलीफा से, बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया और यह पूर्व निश्चित एक तरह से आप कह लीजिए कि स्थिति को मान्यता प्रदान करना था, अर्थात दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र स्थिति को एक प्रकार से स्वीकृति थी। बगदाद
खलीफा अल इमाम मुस्तनसिर बिल्ला से 18 फरवरी 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उस समय खलीफा राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में मुस्लिम जगत का सर्वोच्च माना जाता था। तो प्रत्येक मुस्लिम शासक को मुस्लिम जगत में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु खलीफा से मान्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। इल्तुतमिश ने खलीफा के पास अपने दूत भेजे। खलीफा इल्तुतमिश के कार्यों से काफ़ी प्रसन्न था, अतः उसने 18 फरवरी 1229 को उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे मान्यता दे दी। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा के सहायक के रूप में शासन किया और अपने सिक्कों पर खलीफा का उल्लेख किया। तो इससे उसे बहुत लाभ हुआ। प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने से उसका साम्राज्य पर वैधानिक अधिकार स्थापित हो गया, क्योंकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उसको असर पर बोलते हैं, यानी वो ये कहते हैं कि इल्तुतमिश ने सत्ता का अपहरण कर लिया था। तो एक तरह से अपहरणकर्ता होने का दाग धोने का प्रयास किया उसने प्रमाण पत्र प्राप्त करके। दूसरे, इल्तुतमिश के अधिकार को खलीफा की स्वीकृति प्राप्त हो गई, जिसके प्रति सारा जो मुस्लिम संसार था, मुस्लिम जगत था, वो आदर और श्रद्धा रखता था खलीफा के प्रति। तो धर्मभीरु एवं धर्मपरायण मुसलमानों ने इल्तुतमिश के आदेशों की अवहेलना करना त्याग दिया। तो इस तरह से मतलब हम कह सकते हैं कि he just wanted to exploit the tender sentiments of his Muslim subjects। तीसरे, इस्लामी जगत में इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। चौथा फायदा यह हुआ कि खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करके दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश ने अपना तथा अपने वंशजों का अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार उसने वंशानुगत अधिकार प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने इस मान्यता के बाद बहुत खुशियां मनाई, किंतु उसकी खुशी शीघ्र ही दुख में परिवर्तित हो गई, क्योंकि 1229 ईस्वी के मार्च महीने में उसके सबसे बड़े और सबसे योग्य पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। दिल्ली सल्तनत के लिए भी यह एक बड़ा आघात था। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई और 1236 से 1265 तक दिल्ली में लगातार अव्यवस्था व्याप्त रही। 1236 से 1265 तक दिल्ली सल्तनत के सामंत और सरदार शासक निर्माता के रूप में उनकी एक प्रमुख भूमिका हो गई। जो सरदार थे, तुर्की सरदार वगैरह थे, जो है वो किसी को गद्दी पे बिठाते थे, उतारते थे, तो इस तरह से शासक निर्माता बन गए थे। बलबन को आप देख सकते हैं, उसने इसी तरह से सत्ता हस्तगत कर ली थी। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत वो जिसको भी चाहते थे उसको राजा बना देते थे। मित्रों, पंजाब के खोखरों का दमन भी महत्वपूर्ण है। पंजाब के खोखर जाति के लोगों का दमन इल्तुतमिश ने किया और सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा की। खोखर जाति एक युद्धप्रिय जाति थी और उनके दमन के लिए इल्तुतमिश ने पंजाब में सेना भेजी, जो कि कई महीनों तक खोखरों से युद्ध करती रही। इसका परिणाम यह हुआ कि इल्तुतमिश खोखरों के राज्य के कुछ भाग को अपने अधिकार में कर सका और लाहौर के अतिरिक्त सियालकोट, जालंधर और नंदना के दुर्गों और नगरों पर भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। खोखरों की शक्ति को कुचलने और उनके उपद्रवों का दमन करने के लिए इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन एतिगीन को नंदना में अधिकारी नियुक्त किया, जहां खोखरों के अधिक उत्पात होते थे। तो उस क्षेत्र में उसने अनेक चौकियां, सैनिक चौकियां स्थापित की और प्रशिक्षित सैनिक उन चौकियों में रखे। तो इस प्रकार से मित्रों उसने सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा की व्यवस्था भी की और खोखरों का दमन किया और पंजाब पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो हालांकि उसी समय 1235 ईस्वी में जब इल्तुतमिश खोखर जाति के दमन के लिए जा रहा था, तो उसी समय अचानक बीमार हो गया और 1236 में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके शासनकाल में इस्माइलिया जाति के लोगों ने 1235 में इल्तुतमिश को मारने के लिए षड्यंत्र भी रचा था, लेकिन इल्तुतमिश ने उन्हें गिरफ्तार कर उन सब की हत्या करवा दी थी। एक और
काम जो इल्तुतमिश ने किया था उसकी भी चर्चा करना यहाँ समीचीन होगा। वो ये था 40 गुलामों के संगठन का निर्माण। इल्तुतमिश को अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्वास पात्र एवं योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता थी, अतः उसने 40 गुलामों का संगठन बनाया। इल्तुतमिश अपने विरोधी तुर्की सरदारों का विनाश करना चाहता था। 40 गुलामों का संगठन इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत साम्राज्य की शक्ति के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि आप देखिए बलबन भी उसी का सदस्य था और आगे चल कर के उसने राज्य पे कब्जा कर लिया। तो मित्रों, तो इस तरह से हमने उपलब्धियों की चर्चा की इल्तुतमिश की। अब हम इल्तुतमिश के चरित्र और उपलब्धियों की भी थोड़ी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम उसके प्रशासनिक व्यवस्था की भी कुछ चर्चा करेंगे, प्रशासन के क्षेत्र में उसके योगदान की चर्चा करेंगे। तो इल्तुतमिश मध्यकालीन भारत का एक श्रेष्ठ शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और वह चतुर था, बहुत ही सावधान रहने वाला शासक था, बहुत ही दूरदर्शी शासक था। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी उसके बारे में लिखते हैं कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। उसने दिल्ली साम्राज्य की को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली का प्रथम प्रभुता संपन्न सुल्तान बना, और उसी के समय में दिल्ली का उत्थान प्रारंभ हुआ और लाहौर के क्रमिक ह्रास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो राम प्रसाद त्रिपाठी की पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं। इल्तुतमिश का शासन असाधारण रूप से सफल था। उसे ऐबक से अनेक अधूरे प्रशासकीय जिम्मेदारियां प्राप्त हुई थी। मतलब बहुत सारी प्रशासकीय जिम्मेदारियां आप कह सकते हैं ऐसी थी जिन्हें ऐबक पूरा नहीं कर सका था। इल्तुतमिश को उन्हें पूरा करना था, लेकिन भारी संकटों का सामना करते हुए भी, संघर्ष करते हुए भी उसने जो है वो अधूरी बुनियाद पर एक ऐसे राज्य का निर्माण कर दिया जो आगे आने वाले काफ़ी समय तक बना रहा। और तो ये उसकी कूटनीति और उसके सैनिक कौशल का बहुत बड़ा प्रमाण था। इल्तुतमिश की रचनात्मक राजनीतिज्ञता जो है वो उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एक दास होते हुए भी वो अपने आप को सिंहासन तक ले आया, सिंहासन के ऊपर आसीन हुआ, और साथ ही साथ आगे चल कर के उसने अपने पुत्रों को भी अपना उत्तराधिकारी बनाया। विदेशी मामलों में उसने बहुत यथार्थवादिता, धीरता, दृढ़ता और दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। मध्ययुगीन भारत पर उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आभार है, क्योंकि उसने मंगोलों के उस प्रकोप से भारत को बचा लिया था, जिससे कहीं अधिक मंगोलों को देखा जाए तो मंगोलों ने बड़े बड़े साम्राज्यों को नष्ट कर दिया था। तो एक तरह से मंगोल आक्रमणों से बचा करके इतिहासकारों का मानना है कि उसने भारत के ऊपर एक तरह का एहसान ही किया, नहीं तो मंगोल बहुत बर्बर और क्रूर थे और वो यहाँ बहुत उत्पात मचा सकते थे। राजपूतों के विरुद्ध भी उसकी आक्रामक नीति बहुत सफल हुई थी और उसके परिणाम दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। नव स्थापित मुस्लिम राज्य के विरुद्ध हिंदुओं की चुनौती का एक तरह से उसने उत्तर दिया। मुइजुद्दीन ने जिन राज्यों को जीता था, इल्तुतमिश ने उनके ऊपर फिर से विजय प्राप्त की। बावजूद इनके राजपूताना तथा गंगा पार के क्षेत्रों में और साथ ही सिंधु घाटी सीमा के पुनर्गठन में भी उसने भारी प्रगति की थी। वह बहुत सतर्क और कुशल संगठन करता था। उसने सल्तनत के शासन व्यवस्था की प्रथम रूपरेखा प्रस्तुत की और
साथ ही साथ उसने एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में एक निरंकुश राजतंत्र की बुनियाद डाली। धार्मिक नेताओं के साथ उसने बड़े कौशल से समझौता करके उनके नैतिक विरोध को शांत कर दिया था और सैनिक वर्ग को भी उसकी विस्तारवादी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ। खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करके उसने अपने राज्य को वैधानिकता प्रदान की और तो दिल्ली सल्तनत जो है वो एक वैध राजसत्ता हो गई। इल्तुतमिश को महान शासक कहना निस्संदेह अतिशयोक्ति होगा, किंतु वह असाधारण रूप से योग्य शासक था, यह कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसने दिल्ली सल्तनत के प्रत्येक पक्ष पर अपनी छाप डाली थी। उसके देहावसान और उसके वंश की राज्य च्युति के उपरांत भी लोग उसके समृद्धिशाली और वैभवशाली शासनकाल का स्मरण करते थे। ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और उसके प्रभुसत्ता की रूपरेखा प्रस्तुत की और इल्तुतमिश निस्संदेह उसका प्रथम सुल्तान था, ऐसा AVM हबीबुल्ला का मानना है। उनकी पुस्तक है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, जिसमें वो ये विचार व्यक्त करते हैं। वो अपनी क्षमता के आधार पर ही इल्तुतमिश एक दास से सुल्तान की पदवी प्राप्त कर सकता। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा था उस समय का राजनीतिक वातावरण अस्त व्यस्त था और राजत्व के सिद्धांत से लेकर साम्राज्य की सीमा तक प्रत्येक विषय एक अनिश्चित स्थिति में था। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये अज्ञात समुद्र में रास्ता खोजने जैसा था इल्तुतमिश की जो सफलता थी। इल्तुतमिश मध्यकालीन दिल्ली का वास्तविक निर्माता था और उसने बहुत सारे निर्माण कार्य किए। उसने मीनारें, मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, तालाब इत्यादि बनवाए और जो कि उसकी कीर्ति को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। उसने दिल्ली सल्तनत को एक सांस्कृतिक वातावरण प्रदान किया जिसने मतलब इस्लामिक संस्कृति को भारत में स्थापित करने में काफ़ी मदद की। वास्तव में उसने दिल्ली को न केवल भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया, बल्कि उसकी संस्कृति और उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया। तो दिल्ली सल्तनत के साहित्य में दिल्ली को केवल उसके नाम से स्मरण नहीं किया जाता, बल्कि उसका हजराते दिल्ली या प्रतिभाशाली दिल्ली या नगर नाम से भी उसका उल्लेख होता है। आइए मित्रों, अब थोड़ा सा उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी या उसके प्रशासनिक योगदान के ऊपर भी जो है हम थोड़ी चर्चा कर लें। तो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं के विकास में इल्तुतमिश का बड़ा ठोस योगदान था, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। उसने सल्तनत की शासन प्रणाली को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और जैसे कि के निजामी साहब लिखते हैं कि उसी ने देश को एक राजधानी, एक स्वतंत्र राज्य और एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इसी तरह से डॉक्टर R.P. त्रिपाठी जो है वो सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में लिखते हैं कि इल्तुतमिश की राजसत्ता 3 बातों पर आधारित थी। प्रथमतः वह राज्याधिकारियों द्वारा चुना गया था। दूसरे, वह विजेता और आज्ञा पालन कराने की शक्ति रखता था। और तीसरे, उसे बगदाद के खलीफा की मान्यता प्राप्त हो गई थी। उसके राजपद की सफलता ने जो विरोध था वो शांत कर दिया था, जो तुर्की सरदारों का विरोध था बहुत सारे। तो खलीफा से मान्यता प्राप्त करने पर उसकी स्थिति वैधानिक हो गई थी। ऐसा लगता है कि उसने दरबार तथा शासन प्रबंध संबंधी नियम निश्चित रूप से बनाए होंगे। उसने उच्च सेवाओं के लिए भी नियम बनाए, हालांकि मिनहाज इसका उल्लेख नहीं करता है। तो इल्तुतमिश ने राजवंशीय राजतंत्र की स्थापना को आवश्यक समझा
यह उसके लिए राजनीतिक आवश्यकता भी थी। उसने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को दिल्ली सल्तनत में कार्यान्वित करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश की विशेषता यह थी कि उसने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी नामांकित किया था। यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तुर्की अमीरों ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के शासन करने का सिद्धांत एक मत होकर स्वीकार किया था। तो इस संदर्भ में प्रोफेसर के निजामी ने ठीक ही लिखा है कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो दिल्ली सल्तनत की एक सुस्पष्ट रेखा उभर चुकी थी, एक राजवंश की सुदृढ़ स्थापना हो चुकी थी और वंशानुगत अधिकार का सिद्धांत जनसाधारण और शासक वर्ग की राजनीतिक जागृति में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका था कि उसकी मृत्यु के 26 वर्ष बाद तक यह उचित समझा गया कि उसके वंशज ही सिंहासन के उत्तराधिकारी। इसी तरह प्रोफेसर अतहर अब्बास रिजवी लिखते हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत को एक स्वाधीन स्थिति प्रदान की, इसके लिए वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की और 1266 तक अपने पुत्रों और पुत्रियों के शासन करने के लिए संभाव्यता प्रदान की। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की शुरुआत की। एकताओं को सेना प्रणाली एवं मुद्रा व्यवस्था को संगठित किया उसने। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी ढांचे के ये 3 महत्वपूर्ण अंग थे। पहली बात तो एकता प्रणाली थी। इल्तुतमिश द्वारा निर्मित शासन व्यवस्थाओं में एकताओं का प्रमुख स्थान था। लिटरल मीनिंग जो है एकता की अगर देखें तो एकता का अर्थ जो है वो भूभाग है, किंतु व्यावहारिक रूप से वह भूमि या राज्य व्यवस्था जो किसी व्यक्ति को शासक वर्ग द्वारा प्रदान किया जाता था उसे एकता कहते थे। तो दिल्ली सल्तनत के आदिकालीन सुल्तानों, विशेष रूप से इल्तुतमिश ने भारतीय सामंतशाही का विनाश करने के लिए संस्था का या एकता प्रणाली का सहारा लिया, ऐसा इतिहासकारों को मानना है। इससे यातायात और परिवहन संबंधी समस्याएं सुलझाई गई। नवीन अधिकृत प्रदेशों में भूमि कर वसूल करने की व्यवस्था की गई और साम्राज्य के समस्त प्रदेशों में शांति और व्यवस्था कायम करना इसके कारण, एकता प्रणाली के कारण संभव हो पाया। इसके अलावा अभी तक भारतवर्ष पर हिंदू सामंतों द्वारा शासन किया जाता था। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्था द्वारा ही किया जा सकता था। तो एकता से समकालीन मांगों की पूर्ति होती थी। इल्तुतमिश ने बड़ी संख्या में एकताएं प्रदान की। उसका उद्देश्य यह था कि विजित प्रदेशों पर इनके माध्यम से नियंत्रण रखा जाए और सामंतशाही संस्थाओं का मूलोच्छेदन किया जाए। किंतु एकता प्रणाली में स्वयं ऐसे तत्व थे जो सामंती विशेषताएं विकसित कर सकते थे। तो उसने दृढ़ता से शासन में स्थानीयता को प्रोत्साहित नहीं किया और सामंतशाही का वह सिद्धांत कि स्वामी कानून की सीमा से बाहर है उसे उसने बिल्कुल रद्द कर दिया। एकताओं के स्वामियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला करना उसने प्रारंभ किया और एकता प्रणाली में उसने जो है एकता प्रणाली के में उसने इस बात को ध्यान में रखा कि कोई अधिकार क्षेत्र न कायम करने पाए। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता को समझा और वहाँ पर सुदृढ़ प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया दोआब में। सेना की बात करें तो इस विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं प्राप्त होता, लेकिन फिर भी हम यह मान सकते हैं कि वो इल्तुतमिश ही था जिसने दिल्ली सल्तनत की शाही सेना को संगठित किया। इसका श्रेय उसे दिया जा सकता है और इसके बारे में विचार किया। उसने सेना की भर्ती, वेतन भुगतान, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण इत्यादि पर विशेष बल दिया और केंद्रीय सरकार द्वारा जो है वो सेना का पूरा ध्यान रखा जाता था। उसकी अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी थी और यही कारण था कि वो बहुत सारे युद्धों को जीत सका। मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का योगदान भी काफ़ी सराहनीय है। दिल्ली के सुल्तानों में हम कह सकते हैं कि अधिकतम है, क्योंकि उसी ने दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख
सिक्कों अर्थात चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। नेल्सन राइट ने जो है वो क्वाइनेज एंड मेट्रोलॉजी ऑफ द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिल्ली की मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का योगदान या इल्तुतमिश का शासनकाल ऐतिहासिक महत्व रखता है और यह निसंकोच कहा जा सकता है कि यह टंका, जैसा कि इसकी तौल से स्पष्ट है, बाद के सुल्तानों के टंकों के लिए एक नमूना था और उन्हीं से आधुनिक रुपए का विकास हुआ। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीतल को एक विशिष्ट सिक्के के रूप में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही है। विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जा सकता है। न्याय व्यवस्था की बात करें अब हम, तो न्याय व्यवस्था की एक समुचित प्रणाली भी इल्तुतमिश ने प्रचलित की। इल्तुतमिश का शासन दृढ़ न्याय व्यवस्था पर आधारित था। हम ये कह सकते हैं कि उसका शासन जो है वो बर्बर नहीं था। व्यक्तिगत जीवन में इल्तुतमिश अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। मिनहाज सिराज के अनुसार उसका धार्मिक विश्वास प्रशंसनीय था और उसका हृदय आध्यात्मिक भावनाओं से प्रभावित होता था। वह सूफी संतों का आदर करता था, किंतु मौलिक रूप से उसकी धार्मिक नीति कट्टर धार्मिक नेताओं के विचारों और नीतियों से प्रभावित नहीं थी। तो दरबार में हालांकि धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन करके वो उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास करता था। अब जैसे कि खलीक अहमद निजामी साहब लिखते हैं कि उसका यथार्थवादी मूल्यांकन, सावधान नियोजन और उन समस्त समस्याओं के कुशल संचालन ने उसे सफल बनाया जो उसके लगभग 1/4 शताब्दी के शासनकाल में उपस्थित हुई। तो उसका चंगेज खां मंगबरनी से व्यवहार, उत्तम राजनीतिक कल्पना और अद्वितीय राजनीतिक निपुणता से विभूषित था। तो ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा मात्र प्रस्तुत की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया, उसे एक निश्चित सैन्य शक्ति प्रदान की और एक कुशल शासन प्रणाली प्रदान की। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ नींव उसने डाली। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहम्मद घोरी ने अनेक आक्रमणों द्वारा भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। ऐबक ने उसे पुनः संगठित किया और इल्तुतमिश ने अपने 26 वर्ष के शासनकाल में अनेक विद्रोहों का दमन किया, अनेक नए इलाकों को जीता और सभी कठिनाइयों को दूर करते हुए जो है एक सुदृढ़ राज्य की नींव डाली और 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।